जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। और आज का जो लाइव है उसका विषय जब मैंने लाइव की सूचना जारी की वो दे दिया। बहुजन समाज में जन्मे, समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उन सभी को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माँ फातिमा शेख, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, पेरियर रामासामी नायकर, पेरेलल यादव, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुब्रमण्यम, महाराज सिंह भारती जी, मान्यवर काशी राम साहब, चौधरी चरण सिंह जी, सर छोटू राम, जो जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का अंतिम समय जाति व्यवस्था के आधार पर गिराए गए, एकजुट ना हो जाए, बांटे गए, इस कमजोर शोषित समाज को एकजुट करने और इनके जो अधिकार जो इनसे छीने गए थे उनको दिलाने का काम किया। ऐसे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। जो देश के शहीद हैं आज़ादी के, उनको भी शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, उन सबको भी नमन करता हूँ। मैं जब कल भोपाल में था तो मैंने बताया था कि अगर इतिहास जानना हो कि देश की आज़ादी में हमारा क्या योगदान है तो जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी हो जान सकते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। गोरखपुर के पास जो विद्रोह हुआ, उदैया चमार, रमापति चमार, तिलकाराम मांझी, माउदा देव पासी, ऐसे नायकों को पढ़ना चाहिए। कोतवाल धन सिंह गुर्जर, विजय कुमार पथिक, ऐसे नायकों को पढ़ना चाहिए। फिर अगर हमारा शौर्य जानना हो तो बहुजन समाज का जो शौर्य हो जानना हो तो चमार रेजिमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। एक ऐसा सुनहरा इतिहास कि हमने इस देश से प्यार किया और खुद को मिटने दिया, अपने वजूद को खत्म होने दिया। अपने मुल्क में हैं, अपमान सहते हैं, काबिलियत होने के बाद अन्याय सहते हैं, अधिकार लूट ले जाते हैं, छीन ले जाते हैं, अधिकारों के नाम पे ठेंगा दिखाया जाता है, तो भी जी रहे हैं थोड़े थोड़े साधनों पे अपने पैरों पे खड़े। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के सभी साथियों का जिन्होंने कल अपनी एकता की शक्ति से बहुजनों की राजनीतिक आंदोलन से वंचित बंजर भूमि के रूप में जाने वाली मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन का नया जो है आगाज किया। आज मेरे पास बहुत सारी बातें करने के लिए, मैंने वहां से चीज़ों को जानने का प्रयास किया, रैली को लेके समीक्षा भी की मैंने कल 2 घंटे में। सबसे पहले मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आप लोगों का कि भाई आप लोगों ने मेरे आह्वान पे सामाजिक न्याय यात्रा में जो आह्वान वहाँ के हमारे प्रदेश के दोनों अध्यक्ष, प्रदेश के सभी वरिष्ठ साथी, उन्होंने प्रभारियों ने जो किया, आपने जो उसको बल देने का काम किया वो सराहनीय है, उसका कोई तोड़ नहीं। आप एक दिन पहले आए, भूखे प्यासे रहे, आप पैदल चल के आए, आप अपनी मेहनत की, ईमानदारी के जो पैसा है, खून पसीने की कमाई लगा के आए,
हमारी छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे पैदल चल के आए 250, 300, 400 किलोमीटर। हमारे लोग खुले आसमान में रहे, बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और जज्बे से एक दूसरे को इस आंदोलन में खड़े होने के लिए मजबूर किया। मैं शब्दों से आपकी ताकत को, आपके प्यार को, आपके समर्पण को बयां नहीं कर सकता। मैं यही कह सकता हूं जो मैं समझ रहा हूं कि चाहे आपको एक टाइम 2 टाइम भोजन ना मिला हो, लेकिन आपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को लड़ा। जो मुझे जानकारी दी गई, जिन परिस्थितियों में आप आए और आपने आके अपनी शक्ति का एहसास कराया, आपने वो चैलेंज स्वीकार किया, मैं उस परिस्थिति को भी समझता हूं। मैं काफी बातें आप लोगों के साथ करूंगा, लेकिन एक दर्द और दुख जो मेरे मन में है, एक भाई जिसको हमने खो दिया, भाई किशन लाल बागरी और उनके जो साथी। पहले तो मैं उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले, इसके लिए मैं महामानव तथागत बुद्ध और संतों गुरुओं से प्रार्थना करता हूं। फिर उनके जो 7 साथी थे, मुझे जानकारी मिली कि जाते हुए एक एम्बुलेंस को बचाते हुए उनकी गाड़ी खाई में जा पड़ी और 3 और 4 साथी और घायल। एक की हालत काफी नाजुक है और 3 साथी की हालत थोड़ी ठीक है। मैं अपने इस शहीद भाई को भी, जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आया, मैं अपनी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूं और संतों गुरुओं महापुरुषों से उनके परिवार को, जो हमारा ही परिवार है, इस दुख को सहने की ताकत उनको मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हम जब सड़क पर जाते हैं तो एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने बात की उनके परिवार से, उनका एक बेटा है, उससे मैंने बात की, वो 12वीं पास है। उनकी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, छोटा सा घर है, घर भी बहुत पक्का सा मुझे नहीं लगा देखने में। आज स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं जानने का प्रयास करता। मैंने उनके बेटे से बात की, वो उनके बेटे भी समाज के प्रति दर्द रखते हैं और वो तो स्वयं दर्द रखते थे। तब मैंने उनके बेटे से पूछा कि वो क्या करते थे, तो पता लगा कि वो मजदूरी करते थे। उनके बेटे खुद भी मजदूरी करते हैं, पैसे के अभाव में उनको 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो कोई कहे कि गरीब आदमी नहीं आता है, गरीब आदमी मिशन नहीं चला रहा है, गरीब आदमी सेवा भाव नहीं रख रहा, गरीब आदमी अपने महापुरुषों के और अपने हक अधिकार को बचाने के लिए नहीं निकल रहा है, तो ये झूठ है। वो गरीब ही थे, लेकिन उनके दिल में समाज के प्रति दर्द था और वो स्वाभिमान सम्मान की वैल्यू समझते थे, इसलिए वो आए। मैं उस परिवार को और जो साथी घायल हैं, उन घायल साथियों के परिवारों के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, वो साथी भी, और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें कुदरत। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि एक बहुजन योद्धा, हमारा भाई, हमारे बीच नहीं रहा। मैंने कल आपकी संख्या भी देखी। मैंने आपसे कहा था मुरैना में कि सरकार साजिश करेगी, सरकार षड्यंत्र करेगी, आपको आना है। आप पैदल आए, जिस जिस साधनों से आए मैंने देखा। और जब मीडिया आपको ये लिखने लगे, जो मीडिया कभी आपकी बात नहीं करता, कि 2 से 2.5 लाख लोग आए थे, तो समझिए कि वहां संख्या कितनी थी। मैंने देखा कि जितने लोग बाहर थे, अंदर थे, उससे ज्यादा लोग बाहर थे।
बहुत सारे लोग तो पुलिस ने साजिश करके वहां आने ही नहीं दिए। बड़े पैमाने पे पुलिस एकत्रित की गई थी। मेरे पास सूचना है लगभग 10,000 पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। और मैंने वहां के स्टेट के लीडर से बात की, क्योंकि मैंने कई खामियां देखी। आर्थिक कमजोरी के कारण हमारे साथी अच्छे साउंड सिस्टम नहीं लगा पाए और कई चीजें की व्यवस्था नहीं। मुझे भी इस बात का भय था कि सरकार ऐसा ना हो कि फ्लाइट कैंसिल करा दे, इसलिए मैं एक रात पहले पहुंचा। पुलिस ने हमारे प्रदेश के नेताओं को गुमराह किया कि अभी ट्रैफिक क्लियर नहीं, उनको थोड़ी देर रोकिए। जानबूझ के पुलिस ने मुझे आने में देरी कराई और मैंने पहली अपनी एक ऐसी जो है रैली देखी जहां नाम मात्र को पुलिस नहीं थी। इतने बड़े तंत्र की, इतने बड़े लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मात्र 10-12 लोग थे। जो फोर्स बुलाया गया था उनको एक ही काम दिया गया कि वो पूरे भोपाल के लिए स्पेशल बता रहा हूं कि भोपाल में वो सब लोगों को इधर उधर डाइवर्ट करें, ये कह के कि ये रास्ता नहीं, हम पे भी लोग हैं, हम भी जानते हैं चीजों को, कि जो लोग वहां आ रहे थे उनको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते भेजा। और ये कहा गया ऊपर से आदेश के तौर पे कि जब कोई ज्यादा ही जिद करे, लड़ने की स्थिति आ जाए, तभी जाने देना, वरना कोशिश करना कि उनको गुमराह करे। और ये उनको ये भी कहा जाए कि हम आप ही के लोग हैं, ये कह के उनको दूसरे रास्ते भेजा जाए, जिससे कि वो डिस्टर्ब रहे और रैली स्थल ना पहुंच पाए। इंटरनेट बंद किया गया। कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने जानबूझ के ये षड्यंत्र किया। सरकार चाहती थी कि माहौल खराब हो जाए। हमारे लोगों ने बहुत अनुशासन दिखाया, हौसला दिखाया, वो डटे रहे, भूखे प्यासे रह के भी। सरकार ने, बहनें बच्चे आई थी, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं क्रोधित भी हो रहा था कि सरकार और यहां प्रशासन के लोग किस तरह से हमारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। वहां के अधिकारियों से हमारे साथियों की वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम सब तरह की सुरक्षा और सारे माहौल आपके जो लोग आएंगे उनको देंगे, बैरिकेडिंग कराएंगे, डी बनवाएंगे, जिससे कि आपके लोग परेशान ना हो, कोई आपकी भीड़ में कोई अन्य व्यक्ति घुस के कोई माहौल ना खराब कर दे। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, जिस सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इतने लोग आए थे, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो कम से कम 5 लाख लोग पहुंचे। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था। मेरे याद है कि ऐसा एक ऐतिहासिक आंदोलन हमने दिल्ली में किया था जब सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर टूटा तब। और जब मैं कल वहां गया तो वो ही एक माहौल था। मैंने वहां की लीडरशिप से बात की। पुलिस प्रशासन ने कहा था कि वो सुरक्षा व्यवस्था करेंगे कि किसी कार्यकर्ता को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, नहीं की गई। उससे पहले देवास में हमारी गाड़ियों पे हमला हुआ, हमारी 4 से 6 गाड़ियां तोड़ दी गई। पुलिस नदारद थी। पुलिस किसी तरह से आयोजन को विफल करने में लगी थी, षड्यंत्र कर रही थी। जानबूझ के सरकार चाहती थी माहौल खराब हो और भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग बदनाम। और कल वो भविष्य में इतना बड़ा जमावड़ा, इतना बड़ा समुदाय इसमें ना आए, उनको परमिशन कैंसिल करने में और आरोप लगाने में आसानी हो, इसलिए उन्होंने जानबूझ के किया। जो बैरिकेडिंग लगा रखे थे उनको वहां से उठा लिया, जिससे कि हम अपने आप भी सुरक्षा व्यवस्था ना बनाए। जबकि एक दिन पहले कहा कि वहां बहुत सारे बैरिकेडिंग है, हम आपकी मदद करके व्यवस्था करा के देंगे। क्योंकि हमारे साथी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वो इस बेस में अदा नहीं कर पाए
कि बहुत बड़े टेंट लगा दें, बहुत बड़ी स्टेज लगा दें या बहुत ज़्यादा कुर्सियों की व्यवस्था करते हैं, ऐसा नहीं कर पाए। तो कुछ जिम्मेदारियां जो सरकार की थी, जो प्रशासन की थी, जो क्योंकि टैक्स हम भी पे करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में जो लोग हैं वो भी पे करते हैं, और मध्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार की है और एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन वो नहीं निभाया गया। जो मेरे पास सूची है, 1 से 1.5 लाख लोगों को डाइवर्ट किया गया, क्योंकि हम पे तो संगठन है, हमें जानकारी किसी तरह से वो ग्राउंड में ना पहुंचे। जितने लोगों की, दूसरे लोगों ने जितने अपनी सभा में लोग बुलाए, इतने लोगों को आने से डिस्टर्ब किया गया, और फिर बीच में ये अफवाह उड़ाई गई कि चंद्रशेखर तो आगे चले गए, जिससे कि लोग ना आए, लोग वापस लौट जाएं। ये अफवाह भी पुलिस के लोग शहर के बीच में खड़े होके फैला रहे थे कि अब जाके क्या करोगे, अब तो चंद्रशेखर भाई आके चले गए, अब तो मिल भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, तो वापस लौट जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। विदिशा जिले के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनको 200 लोगों के साथ 12 फरवरी के आसपास ही सलामतपुर थाने में रखा गया, जिससे कि वो अपने लोगों को नहीं पहुंचा पाए। और मैंने बात की वहां के आम लोगों से जो मेरे टच में है, उसके बाद फोन करके, और मैंने पूछा कि आपके यहाँ से जो लोग आए थे वो, क्योंकि मुझे बेचैनी हुई जब ये घटना मैंने सुनी। मैं आऊँगा उस परिवार से जल्दी मिलने के लिए, मैंने उनसे वादा किया, और जब हमें अवसर मिलेगा, हम ताकतवर हो जाएंगे, तो 2 अप्रैल के जो शहीद वहाँ हैं, मैंने उनसे भी वादा किया हुआ है, जिन लोगों के साथ घोर अन्याय, उनसे वादा किया हुआ है, और इस परिवार से वादा किया कि जब हमें वहाँ राजनीतिक रूप से अवसर मिलेंगे तो हम इन परिवारों को शहीद का दर्जा देके इनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, चाहे वो बहुत मजबूती से मुआवजा हो या सरकारी नौकरी हो या इसके साथ और भी कुछ, जो बहुत सारी चीजें सरकार के पास होती हैं देने की, वो हम देंगे। मैंने जब उनसे पूछा अपने साथियों से, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे जिलों में फोर्स ने रोकने का काम किया लोगों को, जो बिल्कुल निडर थे, जो किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहते, वही लोग पहुंच पाए। बाकी लोगों को डराने का, धमकाने का, झूठे मुकदमे करने का, देख लेने का, तमाम तरह के जो हैं वो प्रयोग किए गए। पुलिस ने अनाउंसमेंट करा के करे ही, इतनी डरी हुई थी सरकार। उज्जैन जिले में वापस जाते हुए एक तो ये घटना हुई, और 4 गांव में नालायक लोगों ने हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि उनका मुकदमा दर्ज कराएं और उन नालायकों को गिरफ्तार कराएं। प्लस एक विशेष जाति के लोगों ने हमारे लोगों को काम देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनको काम नहीं देंगे। सब लोग अपनी रैलियां करते हैं, हमारे अधिकारों के खिलाफ नारे लगते हैं, सभाएं होती हैं, हमें जातिगत गालियां दी जाती हैं, हमारे अधिकार छीनने की बात होती है, वो खत्म कर दें इसके लिए आंदोलन होते हैं। और वही लोग जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं, जिसकी संविधान हमें इजाजत देता, तो हमारा जो काम वो उनके यहाँ थोड़ा बहुत हमारे लोग जुड़े हुए थे, वो उस काम को बंद कर देते हैं। ये इतने तरह के षड्यंत्र किए गए वहां पर, फिर भी आप लोगों ने साबित किया कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। जो बड़े बड़े ताकतवर लोग, राजनीतिक लोग, जिनके पास बहुत साधन है, वो जो नहीं कर पाते, आपने करके दिखाया। मैं शब्दों से आपके इस प्यार, इस विश्वास को बयां नहीं कर सकता हूं। जितने लोग आप आए थे, मैं आपसे कुछ कहना भी चाहता हूं। आप आए और अपनी ताकत का एहसास करा के चले गए। आपने बहुत सारी मांगे भी मेरे जरिए वहां रखवाई कि हमारी 31 सूत्रीय मांगे। सबसे ज्यादा मैं अपने समाज का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने, जो दलित समाज है, कल उन्होंने हक अदा किया। मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैंने वादा किया था कि जब तक भीम आर्मी है, शान से जियो। उनकी तरफ उठने वाली हर आंख को जवाब देने के लिए भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद और हमारे साथी हैं।
और मेरे खून का एक एक कतरा उनके लिए निछावर। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मेरे साथियों। एक तो मध्य प्रदेश से देश के सभी साथियों को, प्रदेशों को सीख लेनी चाहिए किस तरह से हमारे कार्यकर्ता 40-40 दिन, हमारे नेता अपने घर नहीं गए। उन्होंने मेहनत की, गांव गांव जाके पसीना बहा, तमाम तरह के अभाव सुविधा विहीन माहौल में उन्होंने अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार रखा। सरकार के षड्यंत्र और आर्थिक कमजोरी का, साधनों का भी सामना किया। बिना साधनों के उन्होंने साबित किया कि जब कोई ठान लेता है तो करके दिखाता है। जब कोई संकल्प लेता है तो उसे कोई नहीं रोक पाता, जब कोई तय कर लेता है। ऐसी बहुत सारी साजिशें जिनको उन्होंने नाकामयाब किया। मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूं, नीला सलाम। मगर मैं उनसे कुछ और अपेक्षा भी रखता हूं और आपसे भी रखता हूं। मैंने आपसे कल कहा कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं और मां को एक दर्द से गुजरना पड़ता है। इससे कम समय बचा है मध्य प्रदेश में। अभी वो भूमि आपके लिए बंजर है। हमारे पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व है जो दूसरे दलों के जरिए हमारे लोग MP MLA बने बैठे, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो आपके हितों के लिए बोल जाएं। वो मुझ पे आरोप लगा सकते हैं, हमारे आंदोलन पे आरोप लगा सकते हैं, बस वो इसलिए पाले गए हैं कि वो आरोप लगाएं। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने नेताओं से सवाल करें कि जब वहां बीजेपी ने हमारे लोगों के साथ अन्याय किया और हमारे लोगों ने उस अन्याय को सहा तो नेता कहां थे? तब उन्होंने आपके आंसू क्यों नहीं पूछे? जब इतना जुल्म ज्यादती हुई, जब बेरोजगारी कारण हम लोग मर रहे हैं, अच्छा शिक्षा ना मिलने कारण हम लोग मर रहे हैं, हमारा स्कॉलरशिप खत्म किया जा रहा है, एजुकेशन का बजट खत्म किया जा रहा है, हमें नए अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, हम भूख के कारण परेशान हैं, जमीन के कारण परेशान हैं, हम काश एट्रोसिटी रहें, तब वो नेता कहाँ है? आप सवाल पूछिए अपने नेताओं से। जब बीजेपी की सरकार हमारे लोगों ने बदल के कांग्रेस सरकार बनाई, हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लेंगे, लेकिन वो तो अपनी सरकार ही नहीं बचा पाए। जो बनी बनी सरकार जिनकी चली गई स्वार्थ में, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? उनके चमचे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होंगे कि ये उनकी टीम है, उनकी टीम है, ये आपकी टीम, और वो सिर्फ वहां अपनी तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं MP MLA बनने के बाद, या जो अपनी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के पैर छूने वाले नेता, अपने पैर छूने, वो जिन नेताओं के पैर छूते हैं उनसे जो है उनको साधन मिलते हैं इसलिए बैठे हैं। लेकिन आज़ादी के इतने दिन हो गए, क्या कभी आपकी जिंदगी बदली? आप हर बार चुनाव में उम्मीद पैदा करते हो कि इस बार आपकी गरीबी दूर होगी, इस बार आपके बेटे को नौकरी मिलेगी, इस बार आपको जमीन मिलेगी, इस बार आपकी जो अस्थायी नौकरियां वो नौकरियां अस्थायी हो जाएंगी, इस बार आपके साथ आपको अन्याय नहीं सहना पड़ेगा, आपकी जमीन को छीनेगा नहीं। मूछ रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे कोई आपको अपमानित नहीं किया। क्या किसी ने आपके दुख दर्द को समझा? जो वहां दोनों सरकारें में, उन दोनों से, क्या उन दोनों सरकारों ने आपका दर्द समझा? क्या आपके आंसू पूछने कोई आया? नेमावर में जो हुआ, ये नेता आए क्या? जब मेरे आदिवासी परिवार के साथ ये हुआ, जब पिछड़े वर्ग का नगर निकाय, नगर पालिका चुनाव में आरक्षण छीना गया, तब ये नेता आए क्या? ये नेता नहीं आएंगे, क्योंकि नेता सिर्फ समाज से लेता है। आपको अपनी लड़ाई मेरे साथ अपना पसीना बहा के लड़नी पड़ेगी। इन नालायक लोगों का भरोसा आपको छोड़ना पड़ेगा। जब वो आए और कुछ भी कहें, आप उनसे पूछो कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं। क्या उन्होंने नए अवसर आपको दिए? जैसे हमने ये मांग की कि आरक्षण का दायरा बढ़ाओ, हमने यहां मांग की कि जातिगत जनगणना कराओ, हमने यहां मांग की कि ठेकेदारी में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आरक्षण दो, हमने यहां मांग की कि बैकलॉग भरो, नौजवानों को रोजगार दो, रोजगार नहीं दे सकते तो भत्ता दो, भत्ते के साथ जो है उनको प्राइवेट सेक्टर में भी जो है अवसर दो,
उनको नौकरी नहीं दे सकते तो उनको आगे बढ़ने के लिए लोन दो, बिजनेस करने के लिए। उनको सम्मान का जीवन दो। इन अत्याचारों को बंद करो। जब अन्याय होता है आप रोते हो, पूरे देश में खून के आंसू जो है आपको रोने पड़ते हैं। कोई आता है कि नेता आपके बीच में? मैंने आपसे एक वादा किया, जो आपने मुझे मांग पत्र सौंपा है मैं उसको घोषणा पत्र में बदलना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत से इतनी मजबूती से वहां जो लोग आए थे, जितने लोग आए थे, अगर वो हर परिवार में 4 से 5 लोग हैं, अगर वो अपने परिवार को तैयार करें, सिर्फ परिवार को 1 महीने में, तो 5 लाख गुना 5 25 लाख लोग होते हैं। और अगर वो जिम्मेदारी उठा लें, जो जिम्मेदारी मैं आपसे चाहता हूं कि वो आगे 7 महीने बचे हैं, 7 महीने में एक एक परिवार को तैयार करने का काम करें, आज़ाद समाज पार्टी के लिए, इस आंदोलन के लिए, अपने वजूद के लिए, तो 7 महीने में 5 7 35, एक व्यक्ति 35 लोगों को तैयार कर सकता है। और 5 लाख से 35 का गुना कर लो। फिर जिन जातियों को हम लोग प्रतिनिधित्व देंगे, अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जातियों को, आदिवासी दलित समाज के लोग, माइनॉरिटी, उनका भी समाज का वोट, जब इतना वोट आपके पास होगा तो आपको किसी के आगे हाथ क्यों फैलाना पड़ेगा? मैं तो सिर्फ जो उम्मीदें आप सबसे करते हैं उन उम्मीदों का दीपक जो है, तो आपके अधिकारों का दीपक जलाने के लिए आए हैं। तो आप कच्चे घरों में रहते हैं, आप रूखा सूखा खा के टाइम पास कर रहे हैं। तो आप कभी भगवान से उम्मीद करते हैं, कभी मसीहा से उम्मीद करते हैं। मैं तो बस आपके अंदर जो योद्धा छिपा बैठा है, जैसे आप कल लड़के आए, मैं तो उस योद्धा को जगाने के लिए आया हूं, जोड़ने के लिए आया हूं कि अपनी शक्ति को पहचानो। कल मेरे एक साथी ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि आपने मरे हुए लोगों में जान पैदा कर दी, आप मरे हुए लोगों को जगा रहे हो। मैंने उनसे कहा कि छोटे भाई, मैं तो जिंदा लोगों को उनकी शक्ति का एहसास करा रहा हूँ। आप में क्या कमी है जो आप दूसरों के भरोसे, दूसरों की जो विधायक MP बनते हैं आपकी वोट से तो बनते हैं, फिर आप अपना क्यों नहीं बना सकते हो? क्या आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है? या इससे क्या कोई आपका सम्मान कम हो जाएगा अगर आपके बीच का व्यक्ति कुर्सी पर बैठेगा? क्या आपको अपने खून पे भरोसा नहीं रहा है? और कितनी बार ठगे जाओगे? देश को आज़ाद हुए तो 75 साल से ज़्यादा हो गए, और देश में लोकतंत्र आए जिसके जरिए राजनीतिक ताकत बनेगी और कानून बनेंगे, वो उसको भी जो है 70 साल से ज़्यादा हो गए। फिर क्यों अपने ही प्रदेश, अपने देश में आप इस अन्याय अत्याचार को सह रहे हो? क्या आप गाजर मूली हो कि आपकी हत्या की जाती है? क्या आप जानवर से भी गए गुजरे हो कि आपकी और मेरी बहन बेटियों के साथ अपमानजनक रवैया किया? अखबार पढ़ते पढ़ते मैं अपनी तकलीफ नहीं बयां कर सकता हूं कि सिर्फ अखबार पढ़ने में, खबर सुन के ही जो है। आज भी एक खबर आई कि बॉम्बे में जो है, IIT बॉम्बे में एक बच्चे ने सुसाइड किया, 2 दिन में 2 सुसाइड। आज भी मुझे पायल तड़वी याद है, आज भी मुझे फातिमा लतीफ़ याद है, आज भी मुझे बाल मुकुंद भारती याद है, आज भी मुझे रोहित वेमुला याद है, आज भी हमारे एम्स दिल्ली के साथी मीना मुझे याद है। ऐसे कितने मामले हैं जिनको मैं आपको बताऊं। हैदराबाद के सेंथिल कुमार और अनिल वीणा एम्स के, कितने ऐसे वो हैं, ये हमारे कब्रगाह बन गए हैं। मैंने तो कहा, आज मैं आपसे भी कह रहा हूं कि इन इंस्टीट्यूशनों को ताला लगा देना चाहिए। यहाँ बैठे, क्योंकि आरक्षण की वजह से SC ST OBC के लोग तो वहां जा रहे हैं बच्चे, लेकिन जो उनकी मानसिकता है, जो क्योंकि 98% उच्च जाति के, सामान्य जाति के टीचर्स वहां हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदले। उनको लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन उनके लिए बने थे, ये दलित पिछड़े आदिवासी इसमें क्यों घुस रहे हैं। उनको अंदर से ये बात पीड़ा होती है। उनको लगता है कि ये उनके बाप के हैं। उनको नहीं पता कि हम भी देश के रहने वाले हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं और इन संसाधनों पर हमारा भी बराबर का अधिकार है।
इसलिए मैंने कहा कि जो आरक्षण व्यवस्था है उसको जो लोग लागू नहीं होने दे रहे हैं, वहाँ जो रजिस्ट्रार और तमाम जो है यूनिवर्सिटी के चांसलर वगैरह बैठे हैं, उन पर को सबको कि अगर वो आरक्षण प्रक्रिया का पालन करके वहाँ हमारे टीचर्स को बैकलॉग को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन पर मुकदमा करके उनको जेल भेजना चाहिए अगर वो संविधान के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। और इन इंस्टीट्यूशन को ताला लगा देना, जिनकी बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। जहाँ मेरे बहन भाइयों की हत्या की जा रही है, इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर देना चाहिए। जहाँ हमारे लोग नहीं घुस पा रहे हैं, हम पढ़ने के लिए जाते हैं, मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए, हमें वहाँ मारा जा रहा है। नहीं चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशन हमें। आरक्षण है 27% है आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोग, मिल कहाँ रहा है? मध्य प्रदेश में तो 14-15% मिल रहा है। मिल क्यों नहीं रहा? आपने सोचा? आदिवासियों की इतनी आबादी है, आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आपका बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है? क्यों SC ST OBC के लोग न्यायपालिका के बाहर तमाशा देखने खड़े हो गए? नए 7 सुप्रीम कोर्ट के जज बने, बताइए अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी कितने बने? माइनॉरिटी कितने लोग बने? जो हमारे OBC समाज की जो जाति आगे बढ़ गई, जाट कितने बने? गुजर कितने बने? पटेल कितने बने? मौर्य कितने बने? साक्य कुशवाहा कितने बने? पाल प्रजापति कितने बने? कश्यप, निषाद, चौहान कितने बने? सैन, राजभर कितने बने? बिंद कितने बने? यादव कितने बने? चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी कितने बने? खटीक, बताओ, दो जवाब। ये तब तक नहीं मिलेंगे जब तक राजनीतिक शक्ति आपके पास नहीं आएगी। चाहे आप बाहर बैठ के तमाशा देखें, नेताओं भरोसा करें, लुटते रहें, या फिर काम करें मेरे साथ आके और अपनी ताकत बनाएं। और जिस दिन ताकत आपके पास होगी, फिर आपको किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं तो बस आपको ये बताने के लिए हूं कि 8-9 महीने अगर हम मिल के काम करें, मैं खुद वहां बहुत काम करना चाहता हूं। मैंने आपका शौर्य देखा, आपका बल देखा, आपका कमिटमेंट देखा, आपका समर्पण देखा। मैं वहां खुद मेहनत करना चाहता हूं, अपनी ईडिया रगड़ना चाहता हूं, अपना पसीना बहाना चाहता हूं। मेरा मन तो आपके लिए, अगर मेरे खून में कतरा कतरा लग जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी बदले, हर उस गरीब की जिंदगी बदले, उसके घर में भी एक ऐसा उजाला आए कि वो स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ, खुशियों के साथ जी पाए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि एक तरफ वो लोग हैं जो पैसे वाले हैं, जो कुछ पैसे आपको बांटने काम करेंगे, कुछ देने काम करेंगे चुनाव के समय, और एक तरफ हम लोग हैं जो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हादसे पे गिरा गया समाज अपने पैरों पे खड़ा होकर आगे बढ़े। फैसला आपको करना है। और जो साथी वहाँ काम कर रहे हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत जय भीम के नारे आप लगाते हो, बहुत जोर लगाते हो, बहुत प्यार करते हो। इस प्यार को, विश्वास को एक बार मेरे साथ चल के काम में, संघर्ष में भी बदलो। आप बहुत संघर्ष करते हो, लेकिन अब थोड़ा सा राजनीतिक संघर्ष भी मेरे साथ मिलकर करो। क्यों हम किसी के आगे हाथ फैलाएं? क्यों हम किसी से मांगे जब हम खुद दे सकते हैं? जब हम खुद जो है ताकतवर बन सकते हैं, तो हम किसी की बैसाखी के सहारे क्यों रहें? जब हम पे अपना मकान है तो हम किराए के मकान में क्यों रहें? क्यों हम बाहर खड़े होकर तमाशा देखें? क्यों हम मालिक नहीं बनना चाहते? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देंगे। मैंने कल भी आपसे कहा कि अपनी मांग लिख के दो और आओ मेरे साथ काम करो। 9 महीने के बाद जिस दिन हम लोग ताकत में आ जाएंगे, फिर मुझसे कहना, अगर एक दिन आपको इंतजार करना पड़े। मैंने आपसे कल भी कहा, डॉक्टर, मैं जो बाबा साहब कह गए उसको भी कह रहा हूं कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज वो लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, वो शासन कर रहे हैं, और जिनकी संख्या है, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, वो आज भी विकलांग की भूमिका में है, सहारे पे है। बैसाखियों पे कोई आए, कुछ दे दे, कोई रोटी, कपड़ा, मकान दे दे। लाखों बहनों से मिलता हूँ, अभी बिहार गया था, वो एक आस उम्मीद से देखती है। उनको लगता है कि ये है तो हमारी इज्जत पे कोई हमला नहीं करेगा, हमें कोई जाति की वजह से अपमानित नहीं करेगा, हम सुरक्षित हैं। बहुत उम्मीदें हैं उनको। वो आती हैं, मिलती हैं, मैं कई बार रोकता हूँ, पैर छूती हैं। मैं कई बार उनको समझाता हूँ कि हमारे यहाँ बहनों से पैर नहीं छुआए जाते। बहुत सारी माएँ आती हैं, चूमती हैं माथा,
गले लगाती हैं और कहती हैं तू जिए, तू आगे बढ़े। मैं आगे बढ़ जाऊं और आप आगे न बढ़ो तो फिर कैसे चलेगा। मैं चाहता हूं समाज आगे बढ़े, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं। एक भाई को आज तकलीफ में हूं, बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आप घर नहीं बैठेंगे। लड़ाई शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अब की बार जब आएंगे तो इससे दुगनी ताकत से आएंगे। जो नहीं आया उसको भी लेके आएंगे, जो आया था वो तो आएगा, जो नहीं आया उसको भी लेके आएंगे। लेकिन जब गांव में जाएंगे तो जाके समाज को भी तैयार करेंगे, अपने समाज को बैसाखियों की सारणी रखेंगे। हम बैठेंगे नीचे और हमारे कंधे पे बैठ के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय भीम, जय भारत। एक आखिरी आपसे निवेदन ये है कि अब वो आपको लड़ाने का काम करेंगे, पिछड़ी जातियों को और दलित समाज को, आदिवासियों को और दलितों को। लड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं लड़ना। वो षड्यंत्र करेंगे मेरे भाइयों। हम सीधे सच्चे लोग हैं, वो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। वो आरोप लगाएंगे, बेवकूफ़ बनाने काम करेंगे, तमाम तरह के झूठ बोलेंगे। आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आप इतने बार ठगे गए हो, आप मत ठगना उनकी बातों में मत। शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, आप उसको अपना समझ के चले जाओगे तो आपकी गर्दन फंस जाएगी। और यही चाहता है शिकारी। वो कभी सच्चे आदमी को नहीं चाहेगा वो ताकत में आ जाए। अगर उनको कल एहसास होता कि आप इतनी ताकत में आओगे तो शायद वो मुझे परमिशन भी नहीं देता आने की। तो अपने लोगों से नहीं लड़ना है, पिछड़े वर्ग के भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, माइनॉरिटी के लोगों से नहीं किसी से नहीं लड़ना है। लड़ने से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम पढ़ने से आगे बढ़ेंगे, हम सत्ता में आने से आगे बढ़ेंगे। जब अधिकार और अवसर हमारे पास होंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपसे अपील करूँ, जो नौजवान पढ़ रहे हैं खूब पढ़ाई करें, और जो लोग इस संघर्ष में काम करने लगे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो भी कुछ समय तो दे। अगर आप पढ़ लिख के बैठ जाओगे, नौकरी कहाँ से मिलेगी जब ऐसी सरकार बैठी जो नौकरी नहीं देना चाहती, जो आरक्षण के फॉर्मूले को पूरा ना करना चाहती। अवसर हैं, अधिकार है, लेकिन उनको लागू नहीं होंगे, वो आप तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या फायदा है। लोग कहते हैं राजनीति बुरी है। राजनीति बुरी है तो ये इतना बड़ा समाज क्यों कर रहा है राजनीति, और हम लोग के साथ राजनीति क्यों कर रहा है। वो हमारे साथ राजनीति करें और हम मिलकर अपने लिए राजनीति करें और कामयाब हों, और हमें अवसर मिले हमारे लोगों को, और हमारे लोग भी सम्मान से जी पाए। वो भी आने वाली पीढ़ियां सम्मान उनका सुरक्षित रहे, अवसर उनके पास रहे, संविधान की रक्षा। इसलिए हमें लड़ना है। आपने मुझे सुना, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मगर अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी महापुरुषों के रास्ते को आगे बढ़ाता एक दिन चला जाऊंगा। फिर आप नया चंद्रशेखर पैदा कर लेना, देखना कैसे कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कुछ दिन मेरा साथ दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे 1 लाख चंद्रशेखर होंगे जो अपने समाज के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए मर मिटने को तैयार होंगे। इस काम को करने के लिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी बहनें भी स्वाभिमान और सम्मान के साथ बाहर निकलें, शेरनी की तरह दहाड़ें, आगे बढ़ें। मेरी बहनों की तरफ कोई आंख ना उठा पाए। अगर कोई सोचे भी तो फिर उसको जो सजा मिले कानूनी रूप से, फिर उसके बाद किसी की हैसियत ना हो। मैं अपनी बहनों से भी वादा करता हूँ, जो दूसरे दलों में, उनसे भी कह रहा हूँ, बहनों से, कि आप अपने राजनीतिक कुछ कारणों से मुझसे दूर हो सकते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए रखवाले तैयार कर रहा हूँ जो इस देश की सभी महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे और उनके हक अधिकार सम्मान के लिए लड़ेंगे, और जो एक ऐसा माहौल बना के देंगे जो पेरियार रामास्वामी नायकर चाहते थे, कि रात के अंधेरे में भी अगर आप कुछ मिल जाओगी तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा। कोई आपसे सवाल नहीं करेगा क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है। एक ऐसा माहौल तब बनेगा जब ऐसे लोग, उस विचारधारा को मानने वाले लोग सत्ता में आएंगे। तो जो नौजवान सड़क पर लड़ रहा है उसको सदन में जाने की तैयारी भी करनी चाहिए। जब अमीर का बेटा जा सकते तो गरीब के बेटे क्यों नहीं जा सकते। मेरा ये संदेश मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथियों को भी है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल के साथियों को भी है कि जब हम हैं तो हम खुद को साबित करें और रोना बंद करें, अपने अंदर क्षमता पैदा करें, पढ़ें महापुरुषों को, सिर्फ नारे ना लगाएं, महापुरुषों के रास्ते पर चले, उनको पूजे ना, उनको धोखा ना दें। जो किन्हीं कारणों से मुझसे नाराज हैं अपनी पार्टियों के कारण, मैं फिर उनसे कह रहा हूं
मैं अपनी मेहनत से आपकी नाराजगी को प्यार में और विश्वास में बदल दूंगा। कुछ समय की बात है, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा खड़ा होता है तो अमीरों की आंखों में चुभता है। यही हो रहा है बस। बाकी आप जानते हैं, कभी मैंने प्रयास किया, मैं नया हूँ, सीख रहा हूँ, गलतियां मुझसे हो सकती है, लेकिन मैंने कभी आपके स्वाभिमान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुजन समाज में एकता हो। अब तो वो 5 साल की बच्ची समझ गई खुशी, लक्ष्मी। आप तो समझो। दुश्मन समझता है कि मेरा ताकतवर होना उनके लिए कितना खतरनाक है, आप नहीं समझ रहे हो। आपका ताकतवर होना उनके लिए कितना खतरनाक है, आप नहीं समझ रहे हो। मैं बस मध्य प्रदेश में SC ST का मुख्यमंत्री चाहता हूँ। जिस दिन SC ST का मुख्यमंत्री होगा, आप मुझे बताना कि कौन आदिवासी भाइयों की जमीन छीनेगा, कौन नक्सल या और तमाम तरह के नाम पे उनकी, हमारी बहनों की हत्याएं करेगा, कौन उनके घर उजाड़ेगा, कौन उनको उनको अपमानित करेगा, कौन शेड्यूल कास्ट की जो बच्चियां हैं हमारी, उनकी तरफ आंख उठाएगा, कौन उनके अवसर छीनेगा, मुझे बताना। जय भीम। हो सके तो इस लड़ाई में साथ दो। बहुत जल्द मैं इस लड़ाई को उस मुकाम पे लेके जाऊं जबकि जहां के बाद आपको लगे कि हम अपने महापुरुषों के जो कुर्बानियां थी उनके लिए कुछ कर पाए, हम कुछ कर्ज उतार पाए, अपने लिए सब जीते हैं, समाज के लिए जी पाए। और जब हम जाएं तो हमारे जाने जाते वक्त गलियों की कतारें भरी हुई हों कि अच्छे लोग जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। मेरी बातों पे गौर करना और बहुजन समाज में एकता बना के, भाईचारा पैदा करके, वो भाईचारा तोड़ेंगे आप जोड़ना। सदियों से अपमान से आने वाले लोग, उनके षड्यंत्रों में मत आना यार। एकता मनाना और आगे बढ़ना, और फिर देखना कि जो कल तक कतार में लगे थे वो कैसे वो समाज शासक समाज बनता है। जय भीम।